यू नो व्हाट, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। क्या मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या हम सभी को सेम यूनिफॉर्म्स पहन के चलना पड़ेगा? Oh come on, this is not North Korea, this is India, world's largest democracy. और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें से हो सकता है एक टर्निंग पॉइंट। तो आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, जिसकी चर्चा इतने जोर शोर से पूरे इंडिया में हो रही है? इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी इस बारे में बहुत सारे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके मुद्दे को लेकर आखिर किस बारे में चर्चा हो रही है और ये कैसे किसको बेनिफिट करेगा, किसको लॉस करेगा, ये आपके ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज बनाए, जिसमें से कुछ क्रिमिनल लॉज होते थे, कुछ सिविल लॉज होते थे, कुछ कमर्शियल लॉज होते थे। सिविल लॉज ऐसे लॉज थे जिसपे ब्रिटिशर्स ने सबसे कम काम किया और उसका भुगतान आई थिंक आज हमें देखने को मिल सकता है। ब्रिटिशर्स थे तभी भी हम डाइवर्सिटी के बहुत बड़े एग्जाम्पल थे, लेकिन उस वक्त भी सिविल लॉज को अच्छे तरीके से पॉलिशिंग नहीं दी गई। इसका खामियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो हुआ ये कि पोस्ट इंडिपेंडेंस सभी धर्मों के लिए कुछ यूनिफॉर्म लॉज बना तो दिए गए, एक्सेप्ट मुस्लिम रिलीजन के लिए, जिन्हें छोड़ दिया गया उनके अपने पर्सनल लॉज के बदौलत। जैसे कि आप सभी को पता है कि कानून भी मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग ही मुस्लिम धर्म वाले लोगों को रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑफर करता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें हम अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वो कहीं ना कहीं थोड़े गलत हो जाते हैं। जैसे कि इशू ऑफ ट्रिपल तलाक। नाउ ट्रिपल तलाक अबॉलिश तो हो गया है, लेकिन क्या फिर भी आज मुस्लिम विमेन को तलाक से मुक्ति मिल गई है? इसका आंसर है नहीं, ये उन्होंने खुद कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत होती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें आर्टिकल 44 ने कहा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑल इट्स सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कहा है आर्टिकल 44 में कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट मतलब कंट्री की जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए इंडिया के सभी भागों में। अब ये आर्टिकल 44 का पार्ट है जो कि डीपीएसपी के अंडर में आता है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ ऐसे केसेस देखे गए पास में कि अगर हम विमेन रिलेटेड कुछ अगर लॉज बना रहे हैं तो उसमें सारी विमेन तो उसमें कवर हो रही थी एक्सेप्ट मुस्लिम विमेन। जैसा कि पहला केस आता है शाह बानो केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉज के अगेंस्ट में जाकर एक डिसीजन सुनाया, लेकिन इसी डिसीजन को आगे आने वाली सरकार ने ओवरटर्न कर दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कोर्ट्स ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे कोर्ट के वर्डिक्ट्स होते हैं जो कि डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, बेसिकली जस्टिस को इम्पैक्ट करते हैं। वेल, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि ये एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से लेते हैं। जैसे कि इसमें फायदा होने वाला तलाक जैसे इशू से मुक्ति, मुस्लिम विमेन एंड गर्ल्स को भी इसका फायदा मिलेगा, जैसे कि बाकी धर्मों की लड़कियों को भी मिलता है। उन्हें मिलेंगे राइट टू प्रॉपर्टी इक्वली जैसे उनके भाइयों को मिलता आ रहा है। प्लस अगर विमेन को डाइवोर्स दिया भी जाता है तो उस विमेन को एलिमनी भी दी जाएगी। तो ये सारी बातें बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि लार्जेस्ट सेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें इसे वेलकमिंग स्टेप की तरह समझना चाहिए। और वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कही गई है, ये एक यूनानिमस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट करना चाहिए। इसके फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से एनालाइज करके तो ये एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है इंडियन सोसाइटी में और सभी की सभी विमेन को इक्वालिटी का राइट जरूर दे सकता है, ताकि वो भी इकोनॉमी में इंडिया में कंट्रीब्यूट करें। आप खुद सोचिए, बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने खुद अपने लॉज को मॉडिफाई किया है, मॉडर्नाइज किया है, ताकि जो जितनी भी मेजर पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री की प्रोग्रेस में अपने आप को डिवोट करे। तो आज के लिए इतना ही। आप कैसे समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? अपनी राय जरूर रखिए। नमस्ते।